तो हमारी सबसे पहली विधि है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है इंट्रोडक्शन में, डीएनए की प्रतिकृति। डीएनए की प्रतिकृति, एक्चुअली इसका मतलब क्या है? प्रतिकृति मतलब होता है कॉपी। प्रतिकृति करना मतलब कॉपी करना, है ना। अब ये डीएनए क्या है? सबसे पहले तो डीएनए का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। किसी को पता है क्या डीएनए का फुल फॉर्म और डीएनए क्या है? नहीं, एक्चुअली में हमारे शरीर की सारी के सारी कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। डीएनए हमारा कोशिका का अंग है। कोशिका के अंदर भी केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, है ना। ये क्या करता है डीएनए? डीएनए जो है हमारे शरीर की सूचना एकत्रित करता है। ये डीएनए जो है ना, आपने कहाँ सुना होगा मालूम? एक बार जैसे न्यूज़पेपर में आप अगर पढ़ते हो, जैसे मान लो उदाहरण के लिए, एक हॉस्पिटल में दो बच्चे पैदा हुए एक ही टाइम पे, दो अलग अलग परिवारों से। अब वो स्टाफ की गलती के कारण से मिक्स हो गए। अब पता नहीं चल रहा है इस परिवार का बेटा ये है कि इस परिवार की बेटी ये है। और दोनों परिवार एक्सेप्ट बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारा लड़का ही है, हमारा लड़की नहीं है। कैसे पता लगाएंगे? तो फिर मामला जाता है कोर्ट में, और कोर्ट फिर बोलती है कि इन दोनों का ही बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाओ। तो दोनों का डीएनए पिता के खून के सैंपल से डीएनए की टेस्टिंग की जाती है। और जिस भी पिता का डीएनए टेस्ट हो जाता है, बच्चे से मेल खाता है, उस पिता को फिर वो सौंप दिया जाता है। तो क्या पूरा के पूरा डीएनए मैच कर जाता होगा? नहीं, पूरा डीएनए नहीं करता। लगभग 70 से 80% डीएनए ही मैच कर पाता है बस पिता से। तो फिर कैसे पता चलेगा कौन सा बेटा किसका है? क्योंकि दूसरे पिता से वो 70-80 भी नहीं करेगा, केवल 10%, 20% ही कर पाएगा मैच। जो रियल पिता होगा उससे 70 से 80% डीएनए मैच करेगा। तो अब ये डीएनए होता क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक 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 अम्ल। पहले तो इसका फुल फॉर्म ही याद रखेंगे, आप इसको लिख लीजिएगा अगर कॉपी खोले हुए हैं आप तो। डीऑक्स ये गलत लिखा गया। डीएनए का फुल फॉर्म बुक में लिख लीजिएगा। अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर तो मेरे ख्याल से इसका फुल फॉर्म बताते आना चाहिए था आपको। डी ऑक्सी, हिंदी राइटिंग में स्पेलिंग मतलब मात्रा में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन साइंस में चलेगा वो। डी ऑक्सी राइबोज, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। एसिड होता है, अम्ल होता है। कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर के कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका, कोशिका के अंदर होता है हमारा केंद्रक, और केंद्रक के अंदर हमको डीएनए देखने को मिलता है। तो हमारे शरीर में सोचो कितनी कोशिकाएं, और सब कोशिकाओं में डीएनए होगा और सेम टू सेम होगा। सोचो कितनी अलग बात है, कितनी अजीब बात है। पूरे के पूरे शरीर में अरबों कोशिकाएं होंगी, और अरबों कोशिकाओं के अरबों केंद्रक होंगे, और अरबों केंद्रकों में अरबों डीएनए होंगे, और सब के सब डीएनए एक जैसे दिख रहे होंगे। थोड़ा बहुत माइन्यूट सा फर्क पड़ सकता है, लेकिन सबके सब डीएनए जो है वो एक जैसे दिख रहे होंगे। लगभग 70-80% सेम दिख रहे होंगे सब, है ना। कितना यूनिक बात है। और ये डीएनए करता क्या है? डीएनए हमारी बेसिक सूचना इकट्ठी करके रखता है, हमारे शरीर की बनावट इकट्ठी करता है। जैसे हमारे पिता का डीएनए है ना, तो उस वो पिताजी का डीएनए हम में आता है, तो उसी को बोला जाता है डीएनए की प्रतिकृति। अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे ना, तो इसमें आप पाओगे कि हमारा जो प्रजनन होता है ना, मतलब पिता से हम बनते हैं, तो डीएनए की कॉपी बनाई जाती है। मतलब पापा का डीएनए या मम्मी का, पापा का ही वैसे रहता है, पेरेंट्स दोनों का हो सकता है। डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, वही डीएनए हमारे अंदर आता है। जैसा पापा मम्मी का डीएनए होगा वैसे ही हम हमारे अंदर आते हैं। अब इस कॉपी बनाने में थोड़ी बहुत चेंज आ जाता है, जैसे मैंने बताया। जब हॉस्पिटल में चेक करेंगे तो लैब में टेस्ट करेंगे, तो 70 से 80% डीएनए ही मैच करेगा। और वो 70 से 80% डीएनए में ये सूचना इकट्ठी होगी कि इस व्यक्ति के दो हाथ हैं, दो पैर हैं, उसका एक नाक है, एक मुंह है, दो आंखें हैं, दो कान है। ये पूरी की पूरी सूचना जो है वो ट्रांसफर होती है। अब मुझे एक आंसर दो,
कुछ बच्चे जन्मजात अंधे होते हैं, उनकी आंखें नहीं आ पाती, कवर बंद हो जाते हैं। या फिर कुछ बच्चों के कान नहीं आते, या नाक जो है वो गायब हो जाती है, बिल्कुल फ्लैट रहती है। या फिर दो हाथ की जगह एक हाथ ही आता है, या दो पाँव की जगह एक ही पैर आ पाता है, या पैर आते ही नहीं है। या फिर दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो वो सीने से जुड़े हुए रहते हैं, उनके दो पैर रहते हैं, केवल दोनों बच्चों के दो पैर, चार होने चाहिए थे लेकिन दो बच्चे ही दो पैर ही रह पाते हैं। ये सब कहाँ गलती हो रही है? ये सब गलती हो रही है डीएनए की कॉपी में। जब पापा का डीएनए या मम्मी का डीएनए, मम्मी पापा का डीएनए जब कॉपी हो रहा होता है, तो वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, सेम टू सेम डीएनए कॉपी नहीं हो पाता। और उसके कारण से वो सूचना, दो हाथ दो पैर दो नाक, दो नाक नहीं, एक नाक दो कान दो आंख, जो बेसिक सूचना है इंसान में जो पाई जाती है शरीर में उसके, वो सूचना फोटोकॉपी, फोटोकॉपी करवाई हो ना, करवाई है ना आपने कभी? तो डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवाते हैं तो मोस्टली वो वैसा के वैसा ही निकलता है, लेकिन कई बार ज्यादा ढकाला आ जाता है, कई बार बीच में से गायब हो जाते हैं अक्षर। सेम टू सेम हमारा डीएनए भी मम्मी पापा से हम में आता है कॉपी होकर। और वो डीएनए में अगर थोड़ी बहुत भी गलती रह जाएगी तो बच्चा जो है वो अपंग पैदा होगा, दिव्यांग पैदा होगा, वो कॉपी बनाने में। तो यहाँ पर आपको डीएनए की प्रतिकृति पढ़ने को मिलेगा अगर इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो। अच्छा, ये डीएनए मैंने बताया ना, 70 से 80% रहता है, और उसमें बेसिक सूचना रहती है। इसी कारण से जो 20% चेंज हुआ ना, 30% चेंज हुआ, 20 से 30% चेंज हो जाता है। तो जो चेंज हुआ है ना, उसी में हमारे इस चेहरे का शेप रहता है, हमारे स्किन का कलर रहता है, बालों का कलर रहता है, आंखों की पुतली का कलर रहता है, हमारी हाइट वगैरह का इशू रहता है। इसी कारण से हम मम्मी पापा जैसे एग्जैक्टली नहीं दिखते हमारा, क्योंकि मम्मी पापा से भी केवल डीएनए केवल 70 से 80% ही मैच हो रहा है, बाकी 20% चेंज हो जाता है। तो वो प्रजनन में ही होता है, और इसी कारण से हम सेम टू सेम नहीं दिखते। अब आप बोलोगे, दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, भैया आप बोल रहे हो कि डीएनए चेंज हो जाता है, लेकिन हमको तो कोरियन और चाइनीज एक जैसे दिखते हैं। कोरियन में अगर लोग चले आए तो सब एक जैसे दिखते हैं, चाइनीज में चल चाइना में चले आए तो सब एक जैसे दिखते हैं, तो क्या उनका डीएनए 100% कॉपी हो रहा है? एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर हमको वो दिखते हैं, हमारी नजर से देखें ना तो हमको एक जैसे दिखते हैं। अगर हम किसी पिक्चर में ध्यान से देखेंगे तो ढेर सारी विविधताएं नजर आएंगी, बस उनकी क्या है, उनकी आंखें जो है ना वो थोड़ी सी बंद रहती, चाइनीज लोगों की, हमारी आंखें ज्यादा खुली हुई रहती हैं। तो बस उसी के कारण से हमको एक जैसे दिखाई देते हैं। उनकी स्किन का कलर थोड़ा सा वाइट है, हमारी सबकी स्किन का कलर आप देखोगे थोड़ा सा गेहुआ कलर। आप बोलोगे सबका नहीं है, हमारा तो गोरा है। हाँ ठीक है भाई, आप गोरे हो सकते हो, लेकिन क्या अमेरिकन, ब्रिटेन और चाइना के लोग जितने गोरे हो गया, वहां की भौगोलिक कंडीशन के कारण से वो ज्यादा गोरे होते हैं ना, उनका गोरा अलग, फेयरनेस अलग दिखती है। अरे ठीक है, आप में से कुछ गोरे हो भी सकते हैं, मान लिया, चलो मैं नहीं हूँ, है ना, मेरी तो मान सकते हो ना। तो हम गेहुआ कलर के होते हैं, तो हमारा डीएनए मम्मी पापा से मिला हुआ रहता है ना। ब्लैक लोगों के बच्चे ब्लैक ही होंगे, क्योंकि वो डीएनए से आ रहा है ना हमको। मम्मी पापा अगर ब्लैक हैं तो वो बच्चे भी ब्लैक होंगे, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। 70-80%। अब कई लोगों के बारे में ऐसा भी हो जाता है, मम्मी पापा दोनों ब्लैक हैं लेकिन बच्चा गोरा हो गया, तो वो डीएनए की कॉपी में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है, इसके कारण से बच्चा गोरा पैदा हो गया। ऐसा पॉसिबल है, बहुत सारे केस हैं। मम्मी पापा दोनों ही डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, लेकिन बच्चा जो है वो कलर जो है उसका वाइट है। ऐसा केवल और केवल डीएनए की कॉपी के कारण से हो पाता है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बोर नहीं हो रहे होगे। और बोर नहीं होने का प्रमाण ये है कि अभी तक क्लास में जितनी भी क्लासेस हुई हैं, पहली मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग में बच्चे कम हो जाते हैं, लेकिन आज 13 के 13 बने हुए हैं। मुझे मालूम है क्यों। तो डीएनए का फुल फॉर्म इसमें इंपॉर्टेंट है, और कैसे जनन में डीएनए जो है वो कॉपी किया जाता है वो स्टार्टिंग में हमको दिया हुआ। तो एक बार आपको पढ़ने की जरूरी है। ये दोनों कोशिकाएं यद्यपि समान है, परंतु क्या वे पूर्ण रूप से समान है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिकृति की प्रक्रिया कितनी यथार्थ, मतलब कॉपी कितने अच्छे से की गई है। अगर कई लोगों के बोलते हैं ना ये तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिख रही है, तो डीएनए की कॉपी 80 से 90% हो गई है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाई गई है डीएनए की। इसके कारण से बच्ची माँ के ऊपर चली गई पूरी तरह से, है ना। बचपन में नहीं होता, बचपन में सब बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं, फालतू में बोलते हैं इसकी नाक मम्मी पे गई है, कुछ नहीं होता। रियलिटी में सब थोड़ी देर बाद ही पता चलता है किस पर कौन गया हुआ है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है। नॉर्मली बस केवल देखते हैं, हाँ हाँ बस बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन देख सकते हो, पढ़ोगे डीएनए के बारे में लिखा हुआ है। डी, अच्छा यहाँ लिखा तो है, मैंने डी में छोटी की मात लगा दी, ये लिखा हुआ है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, मैंने अलग अलग करके लिख दिया था, राइबोज लिख दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइबोज राइबो समान है, लेकिन आप बुक का लिखोगे,
इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, डीएनए का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। अम, केंद्रक में भी गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है, ये भी, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बुक ने लिखा होगा इतनी डीप में, लेकिन लिखा हुआ है। केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स बोलते हैं गुणसूत्र को, और क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं डीएनए। मैंने डायरेक्ट बोल दिया था केंद्रक में पाए जाते हैं डीएनए, वो डीप वाली बात है, बायोलॉजी में बायोलॉजी के स्टूडेंट पढ़ते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना। जनन की मूल घटना डीएनए की कॉपी बनाना है, प्रतिकृति बनाना है। ठीक है, मतलब जनन में क्या करा जाता है, डीएनए की कॉपी बनाई जाती है। मतलब जो पिता माता का डीएनए है उसकी फोटोकॉपी बनाई जाती है, बच्चे में डाली जाती है। जितनी अच्छी फोटोकॉपी होगी बच्चा उतना ही पेरेंट्स के जैसा दिखेगा। विभिन्नता का महत्व, हाँ, अब ये जो है एक इम्पोर्टेंट, समझने के लिए जरूरी है ये चीज। विभिन्नता का महत्व क्या है, तो इसमें हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि 100% एग्जैक्टली डीएनए क्यों नहीं बन रहा है। आपने बोला कि 70-80% ही डीएनए मैच हो रहा है बच्चे से, माँ बाप का, तो 100% क्यों नहीं बन रहा है। एक्चुअली में ये विभिन्नता है, फोटोकॉपी में विभिन्नता आती है, चेन बनाने में विभिन्नता आती है। रीजन रीजन क्या है, ये विभिन्नता क्यों अच्छी है। एक्चुअली इसको आप एक स्टोरी से समझ सकते हो। मान लो एक किसके बारे में बात करूं, हाँ, आप मच्छरों के बारे में समझ लो। मच्छरों के लिए जब पहले पहले मॉस्किटो कॉइल आई थी और ऑल आउट आए थे, तो मच्छर बहुत, आप, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने वो वाला टाइम पीरियड देखा है, लेकिन आप, यदि आप पेरेंट्स से पूछेंगे ना, वो बहुत अच्छे से बता देंगे कि पुराने जमाने में जब हम कॉइल जलाते थे या ऑल आउट जलाते थे ना, तो मच्छर ऐसे टप 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 करके गिरते थे, मच्छर मर जाते थे तुरंत। इतने ज्यादा डेंजरस थे स्टार्टिंग में जब आए थे। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अब आप ऑल आउट चलाते हो ना, मच्छर मरे हुए जमीन पर नहीं दिखेंगे आपको, केवल और केवल वो उस कमरे से बाहर चले जाते हैं, बाहर, बस बाहर चले जाते हैं, आपके पास नहीं दिखेंगे, लेकिन मच्छर मरते नहीं। ऐसा क्या हुआ, अब इसमें डीप में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, लेकिन मेन बात मैं ये समझाना चाहता, हो सकता हो ये उदाहरण गलत भी हो, क्योंकि हो सकता हो कि मच्छरों को सरकार मारने नहीं चाह रही हो, क्योंकि कोई भी प्रजाति खत्म करना जैव विविधता के लिए अच्छा नहीं है। प्रजाति खत्म होती है तो फिर खाद्य श्रृंखला बिगड़ती है, जिससे संतुलन बिगड़ता है। ये भी रीजन हो सकता है कि केमिकल जो है वो थोड़ा सा कम किया गया हो, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है आपको बताना। मेरा मकसद ये है एक जीव को, इसको एक और स्टोरी से समझो। चंद्रगुप्त मौर्य को, उनके जो गुरु थे चाणक्य, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को खाने में हल्की हल्की मात्रा में जहर देते हैं वो। चंद्रगुप्त को चाणक्य, उनके गुरु, खाने में हल्की हल्की मात्रा में जहर, जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों करते हो आप, तो वो बोलते हैं कि मैं जहर इसलिए देता हूँ इसको खाने में, ताकि कभी कोई विरोधी या प्रतिद्वंदी राजा जब इसके खाने में जहर मिलाए, तो उस जहर का असर इसके शरीर पर कम हो। इसलिए मैं इसको डेली जहर देता हूँ थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ताकि इसका शरीर जो है वो तैयार रहे, है ना। शरीर, जो मनुष्य या जीवों का शरीर है ना, वो चेंज को एक्सेप्ट करता जाता है। जैसे मच्छरों ने जो है वो ऑल आउट के प्रति प्रतिरोधकता डेवलप कर ली। मच्छर ऑल आउट के कारण से मर जा रहा था, उसके बच्चे जो होंगे वो भी मर जा रहे होंगे, लेकिन जब वो प्रतिरोधकता डेवलप कर लेगा, तो आने वाली जो पीढ़ी होगी मच्छरों की, एक मर जाएगी पीढ़ी, दूसरी मर जाएगी, तीसरी ने प्रतिरोधकता डेवलप ना करना शुरू करा, चौथे ने फिर और ज्यादा। तो वो प्रतिरोधकता जो है वो कैसा है, डीएनए की कॉपी करने से। डीएनए की कॉपी पूरी तरह से नहीं हुई, जिसके कारण से विविधता पैदा हुई, और आने वाली मच्छर की जो प्रजाति आई ना, वो ऑल आउट के प्रति इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वो मर नहीं रही है, भाग जा रही है, उसको घबराहट हो रही है उसमें, तो वो अपनी जगह से छोड़ दे रही है, लेकिन मर नहीं रही है ऑल आउट से। समझ रहे हो, ये विविधता इसलिए जरूरी है। बैक्टीरिया के उदाहरण में समझे हम यदि, तो चंद्रगुप्त की बॉडी क्या कर रही थी, प्रतिरोधकता डेवलप कर रही थी जहर के खिलाफ, और जैसे ही ज्यादा जहर खिलाया जाएगा तो उसकी बॉडी तैयार रहेगी उससे लड़ने के लिए, उससे बचने के लिए। जीवों की इसी प्रकार से जो है वो शरीर की अभिकल्पना चेंज होती रहती है। अभिकल्पना इसी प्रकार से की गई है, जीव अपने हिसाब से, वातावरण के हिसाब से ढल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बैक्टीरिया का और उदाहरण लेने हैं, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, जैसे हम दूध को उबालते क्यों है, आपको पता होना चाहिए। जो बैक्टीरिया है, जीवाणु दूध में उपस्थित होते हैं, उनको मार देते हैं। जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं ना, तो तापमान बढ़ने के कारण से वो बैक्टीरिया जो उस दूध के अंदर उपस्थित है वो मर जाएंगे।
पानी को उबाल कर क्यों पीना चाहिए? पानी में जो सूक्ष्म जीव है, अगर हम उसको उबालते हैं तो तापमान बढ़ता है, और उस तापमान में वो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहते, इसलिए मर जाते हैं। अब वो बैक्टीरिया को नहीं समझता क्या? बैक्टीरिया से बैक्टीरिया बनते हैं, उनमें भी जनन होता है। क्या होगा धीरे धीरे जब बैक्टीरिया और स्ट्रांग होते जाएंगे, मरते जाएंगे, और टेम्परेचर के प्रति जो है वो, मान लो उदाहरण के लिए, पहली प्रजाति बैक्टीरिया की 30 डिग्री सेल्सियस पे मर जा रही है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे की प्रजाति आएगी ना, वो 35 डिग्री पे मरेगी, फिर 40 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 70 डिग्री पे, धीरे धीरे जो है वो उनकी प्रतिरोधकता डेवलप होती जाएगी। उससे क्या होगा, उनकी जिंदगी बढ़ती जाएगी। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे भी गर्म करोगे, अभी तो नहीं है खैर, अभी तो मर जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे सारे बैक्टीरिया, उबालो तो। लेकिन आने वाले भविष्य में, आने वाला भविष्य मतलब बहुत साल लग जाएंगे, सैकड़ों हजारों साल लग जाएंगे, वो बैक्टीरिया नहीं मरेंगे। कितना भी कुछ भी कर लो, वो नहीं मरने वाले हैं। क्योंकि उनकी बॉडी में विविधता के कारण से वो तापमान के प्रति सजग होते जा रहे हैं कि हम ज्यादा तापमान में मर रहे हैं, हमारे बच्चे ना मरे। उनकी बॉडी थोड़ा सा एक्सेप्ट करेगी, झेलेगी तापमान को, ताकि आने वाली पीढ़ी और ज्यादा झेले। जिससे क्या होगा, उनकी लाइफ बढ़ेगी, और वो बदलाव के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ देखो, इस वाले टॉपिक में यही मिलेगा। पृथ्वी का ताप या कम या अधिक हो सकता है, जल स्तर में परिवर्तन या किसी उल्कापिंड टकराना इसके कुछ उदाहरण हैं। यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत के कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। मतलब समष्टि मतलब वही प्रजाति, समष्टि भी एक शब्द बार बार यूज होगा। समष्टि मतलब किसी जीव की प्रजाति, जैसे बैक्टीरिया की प्रजाति, मच्छर की प्रजाति। समष्टि का समूल विनाश संभव है, अगर ज्यादा टेम्परेचर आ गया तो पूरी समष्टि खत्म हो जाएगी, प्रजाति खत्म हो जाएगी। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी, तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। यदि यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है, तथा वैश्विक वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ता है, तो अधिकतर जीवाणु वैसे ही मर जाएंगे। परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्तन जीव ही जिंदा रहते हैं तथा वृद्धि करते रहते हैं, तथा विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी। ये उत्तरजीविता का शब्द जो है ना, अगले चैप्टर में भी आएगा, है ना। क्योंकि उत्तरजीविता मतलब किसी जीव का जिंदा रहना, है ना। जैसे मान लो भयानक कोरोना से और ज्यादा बड़ा वायरस आ गया, तो इंसान बहुत सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो इंसानों की वो प्रजाति बच जाएगी जो ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली है। वो जीव कहीं नहीं जाएंगे। अगर उन्हें गर्म करते हैं, क्वेश्चन आया है भैया, अगर उन्हें गर्म करते हैं तो वो पानी में ही मर जाते होंगे, पानी खराब हो जाता होगा? नहीं, एक्चुअली में कोई जीव, जैसे हम पानी उबाल कर पी रहे हैं ना, तो बैक्टीरिया तो मर गए उसमें। लेकिन उसका क्वेश्चन ये है कि अगर हम मतलब वो मरे हुए बैक्टीरिया पी रहे हैं हम। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हाँ, लेकिन उसका असर कुछ नहीं होगा आपके शरीर में से, वो वेस्ट के रूप में निकल जाएगा, उसका कोई असर नहीं होगा आपके ऊपर, क्योंकि वो मर चुका है। मर गया है तो फिर कोई नुकसान नहीं है, है ना। ऐसे दूध में भी बैक्टीरिया तो होंगे, बस आपने उबाला है तो वो गर्म मर गए हैं, लेकिन बैक्टीरिया तो उपस्थित रहेंगे, शरीर में जाएंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो जिंदा नहीं। अगर जिंदा पहुंच जाते हैं तो वो अंदर ही पेट में ही कहीं ना कहीं जगह बना लेंगे, और वो वृद्धि करने लगेंगे, जिसके कारण से बीमारियां होती हैं, और होती तो हैं, मलेरिया टाइफाइड इसी के कारण से होता है। वो सूक्ष्म जीव जो है, जैसे मलेरिया जो है परजीवी के कारण से होता है। मलेरिया परजीवी के कारण से होता है, हाँ। तो मलेरिया का परजीवी जैसे ही पेट में जाता है, जिंदा बच जाता है, वो कहीं ना कहीं अपनी वृद्धि करते जाता है, जिसके कारण से हमको मलेरिया रोग हो जाता है। ऐसे ही होता है, बिल्कुल। ठीक है। तो विभिन्नता जरूरी है, विभिन्नता डीएनए में चेंज आना जरूरी है, क्योंकि प्रजाति का जिंदा रहना। कच्चा दूध पीता है उसका क्या होता होगा? जब तक एक्चुअली में आपके यहाँ, जैसे मान लो उदाहरण के लिए थैली का दूध आया, तो थैली के दूध को आप अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, तो थैली पे लिखा रहता है पाश्चुरीकृत। पाश्चुरीकृत का मतलब है कि एक प्रोसेस है दूध के लिए। वो जो जहाँ फैक्ट्री में रहते हैं ना, उसको सबसे पहले बहुत ज्यादा उबाला जाता है, बॉयल आने तक, और उबालने के बाद उसको एकदम से ठंडा किया जाता है। तो ये पाश्चुरीकृत प्रोसेस के कारण से वो बैक्टीरिया फ्री हो जाता है दूध। तो दूध जब तक आपके घर तक पहुंचता है ना, वो पाश्चुरीकृत दूध रहता है, वो बैक्टीरिया फ्री रहता है, उसको कच्चा पी सकते हैं। लेकिन जो घरों में डेयरी वाला दूध आता है, गाय का, भैंस का जो दूध आता है, उसको गर्म करने के बाद ही पीना चाहिए, है ना। क्योंकि बैक्टीरिया के कारण से, क्योंकि आज देखो, पहले के जमाने में शुद्ध खाना होता था भैंसों और गायों का,
तो उससे कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज के जमाने में जहाँ भैंस गाय जो है वो कुछ भी खा रही हैं, कुछ भी पी रही हैं, उनको शुद्ध खाना उनको भी नहीं मिल रहा है, तो बैक्टीरिया होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो उबाल कर पीना ज्यादा बेहतर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि, क्योंकि देखो उसमें भी अगर हम दूध पीते हैं ना, तो हमारे पेट में जो एसिड आ रहा है ना, वो इसीलिए बना हुआ है कि वो बैक्टीरिया को मार दे। लेकिन ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया जाएंगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। इसीलिए जो है हमको उबला हुआ दूध ही पीना चाहिए। थैली का पी सकते हो, थैली का पाश्चुरीकृत रहता है, और वो बैक्टीरिया मार देता है, वहीं से मरे हुए आते हैं मतलब, तो वो खराब नहीं होगा हमारे शरीर के लिए। लेकिन जो गाय भैंस का आता है तो उसको तो उबाल कर ही पीना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है ना, क्योंकि वो पाश्चुरीकृत नहीं रहता। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई डाउट जो आ रहा था आपको। आगे बढ़ते हैं हम। अ, और डीएनए की प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? जाहिर सी बात है, डीएनए की कॉपी नहीं होगी तो जिएगा। और उस जीवों की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है विभिन्नता। स्पीसीज के लिए मतलब प्रजाति के लिए तो आवश्यक है, व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि व्यष्टि खत्म नहीं होती, व्यष्टि में कहीं ना कहीं तो विभिन्नता होती ही है। व्यष्टि मतलब थोड़ा सा बड़ा, स्पीसीज मतलब प्रजाति, व्यष्टि मतलब उससे और बड़ी चीज, है ना। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हो ना, एक प्रजाति और उससे बड़ी जाति, जाति के अंतर। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, हम जो हमारी जो जाति है ना वो है, मतलब। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाई। जी भैया, आ रही है आवाज आपकी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम जो है वो एकल प्रजनन की विधियों की तरफ जा रहे हैं। जो ये देखो, एकल जीवों में प्रजनन विधि मतलब अलैंगिक विधियां, अलैंगिक जनन की विधियों के अंतर्गत जा रहे हैं हम। पहली हमारी विधि है विखंडन, है ना। विखंडन क्या होता है? एक कोशीय जीव में, अब यहाँ पर फिर से एक चीज आ गई जो ऑब्जेक्टिव बनती है। एक कोशीय जीव, उदाहरण बताओ। कोई बताएगा? एक कोशीय जीव जिसकी एक ही कोशिका पूरा जीव होती है, एक कोशीय जीव का उदाहरण? यार सामने ही लिखा हुआ है, अमीबा। एक कोशीय जीव कौन है? अमीबा, एक ही कोशिका होती है शरीर में। चलो, नेट के कारण से ऐसा हुआ, बीच में बंद हो गया वो। खैर, अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम एक कोशीय जीव है। इसमें और भी मिल जाएंगे, पैरामीशियम। पैरामीशियम चप्पल के आकार का एक सूक्ष्म जीव होता है, पानी में ही पाया जाता है, इस शेप का होता है पैरामीशियम। और नीचे यहाँ पर कालाजार के रोगाणु लेशमानिया एक कोशीय जीव होता है। इसमें कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। इसके अलावा जो है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, ये भी एक कोशीय जीव है। तो ये सारे एक कोशीय जीव के नाम है, हमको याद रखना है। अमीबा, पैरामीशियम, लेस्मानिया, प्लाज्मोडियम। यहाँ पर मलेरिया के परजीवी का नाम दिया है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि मलेरिया रोग जो है वो परजीवी से होता है, उसका नाम दिया हुआ है प्लाज्मोडियम। ऑब्जेक्टिव बन सकता है मलेरिया किसके कारण से होता है? प्लाज्मोडियम के कारण से होता है, जो कि एक प्रकार का परजीवी है। हालांकि 8th क्लास में हमने पढ़ा है परजीवी से होता है मलेरिया, लेकिन उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है प्लाज्मोडियम, है ना। लेस्मानिया और प्लाज्मोडियम में कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ये कालाजार का, क्लास कालाजार जो है ब्लैक फीवर है। ब्लैक फीवर आमतौर पे बच्चों में होता है, और नॉर्मल बुखार आता है, और
नॉर्मल लक्षण रहते हैं, तो उसको कालाजार बोलते हैं। और ये लेस्मानिया के कारण से होता है। कालाजार किसके कारण से होता है? लेस्मानिया के कारण से। तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। कौन सा रोग किसके कारण से होता है, मलेरिया परजीवी का नाम क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इस पे, है ना। विखंडन में क्या होता है, किन में होता है विखंडन? एक कोशीय जीव में होता है, और उसमें क्या होता है, कोशिका का विभाजन हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, इस डायग्राम ने क्लियर की हुई है। यहाँ देखो अमीबा में विखंडन बताया हुआ है। अमीबा में विखंडन कैसे हो रहा है? अमीबा ऐसा था, धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो केंद्रक टूट रहा है, सबसे पहले केंद्रक टूटा, ये केंद्रक दो अलग अलग हो गए, और एक ही अमीबा से बाद में दो अमीबा बन गए। क्या हुआ? एक कोशिका से दो कोशिका बन गई। हुआ ना। तो विखंडन में क्या होगा? विखंडन में एक कोशीय जीव में होता है विखंडन, और शरीर टूट कर दो जीव बनाता है। इसको हम बोलते हैं विखंडन। इसको क्या बोलते हैं? विखंडन। विखंडन किस किस में होता है, उदाहरण याद रखोगे? अमीबा, लेस्मानिया जो कि कालाजार का रोगाणु है, और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। विखंडन का ही रूप है। देखो इसमें द्विखंडन हो रहा है ना। विखंडन भी दो तरह का हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। विखंडन जो है वो दो तरह का होता है। विखंडन, विखंडन दो तरह का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन किस किस में होगा? अमीबा और लेस्मानिया, सॉरी, अमीबा और, हाँ लेस्मानिया ही तो, अमीबा और कालाजार का रोगाणु लेस्मानिया। और उसी तरह से जो बहुखंडन होगा वो प्लाज्मोडियम में होगा, मलेरिया का परजीवी। ला 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 ला, ये लिखा हुआ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बहुखंडन होगा। अब बहुखंडन में क्या होगा? द्विखंडन तो समझ में आ रहा है कि जीव का शरीर दो हिस्सों में टूटता है, एक कोशिका से दो जीव बनते हैं, तो उसको द्विखंडन बोलते हैं। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? प्लाज्मोडियम में देखो आपको ये जो दिख रहा है ना प्लाज्मोडियम, इसके अंदर ढेर सारे केंद्रक दिख रहे हैं, ढेर सारे केंद्रक दिख रहे हैं। प्लाज्मोडियम में ये फटता है यहां से, और एकदम से बहुत सारे प्लाज्मोडियम बनाता है। जैसे ये फटता है ना, तुरंत बहुत सारे प्लाज्मोडियम निकलते हैं। इसी कारण से मलेरिया में बुखार एकदम से बढ़ जाता है। मलेरिया जब होता है ना तो बुखार एकदम से बढ़ता है, वो प्लाज्मोडियम के कारण से होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी हमारे शरीर में रहता है, और एकदम से जैसे ही फूटता है, एकदम से ढेर सारे परजीवी जो है हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं तो हमारा शरीर उनसे लड़ने लगता है, तो बुखार बढ़ जाता है हमारा मलेरिया में एकदम से, है ना। तो ये आज हमने अलैंगिक जनन की एक विधि पढ़ ली है, जिसको हम विखंडन बोलते हैं। विखंडन भी दो प्रकार का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन जो होता है वो अमीबा और लेस्मानिया में होता है, और जो बहुखंडन होता है वो प्लाज्मोडियम में होता है। द्विखंडन में जीव का शरीर दो खंडों में विभाजित होता है, दो जीव बनाता है। बहुखंडन में बहुत सारे जीव बनाता है, उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम। ठीक है। कल हम पढ़ेंगे खंडन, और देखेंगे विखंडन और खंडन में अंतर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। थैंक यू गुड नाइट भैया, भैया हैव जी। अ नाइस। गुड नाइट।